इसके अंदर अगर मैं तीनों प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो ये है क्या, क्या कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है? उन्होंने बोला है कि हमारी इकोनॉमी की ना 3 मेन प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी भी अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है हमारी इकोनॉमी की, तो वो 3 होती हैं। पहली प्रॉब्लम का नाम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम का नाम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। और तीसरी प्रॉब्लम का नाम क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मुझे बताओ, अगर यहाँ लिखा हुआ है व्हाट टू प्रोड्यूस, तो क्या मतलब होगा इसको? क्या बनाएं, ठीक है। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमज़ोर है, फिर भी तुम इसे मैनेज कर देना। क्या मैंने सही लिखा है? क्या बनाएं? अरे इंग्लिश में लिख देते हैं, क्या बनाएं। कोई ये नहीं कहेगा इंग्लिश भी कमज़ोर है आपकी। क्या बनाएं सही है, ठीक है। उसके बाद और साथ में एक चीज़ और, कितना बनाएं, ठीक है। थोड़ा तुम्हारी लैंग्वेज में और लिख देते हैं, क्या बनाएं और कितना बनाएं। और हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होगा? कैसे बनाएं। और फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाएं। चलो अब इसको पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर मैं साथ साथ आपको डेफिनेशंस लिखवा दूंगी। मान लो कि कोई एक पीवीआर है और उस पीवीआर में 4 स्क्रीन लगी हुई हैं, ठीक है। और 4 स्क्रीन के लिए हमारे पास 4 मूवीज़ के ऑप्शन हैं। हाल फिलहाल में कुछ मूवीज़ रिलीज़ हुई हैं, जिसमें से एक मूवी का नाम है हमारे पास धुरंधर। कैसी मूवी है ये? फीडबैक नहीं पूछ रही हूँ, कैटेगरी पूछ रही हूँ भाई। एक्शन और थ्रिलर मूवी है, कह सकते हैं, ठीक है। अभी वो अक्षय कुमार की एक मूवी आई है, क्या नाम है उसका? कुछ क्या है, भूत बंगला टाइप है ना, कुछ ऐसे ही है ना नाम, भूत बंगला ही है ना, भूत बंगला। कैसी मूवी है ये? हॉरर प्लस कॉमेडी, जैसे ओ स्त्री कलाना वाली, उसी टाइप की है। अच्छा, उसके अलावा कोई बताओ और कौन कौन सी मूवी आई है? 1-2 मूवी के और नाम बता दो ज़रा, जो हाल फिलहाल में आई हो। अरे बॉलीवुड की बताना, कोई अपनी इधर उधर की मत बता देना। चलो कोई एक न्यू मूवी आ रही है, हमें नहीं पता कौन सी है, ठीक है। न्यू मूवी आ रही है कोई सी, और ये मूवी फैमिली टाइप मूवी है, बाल बच्चों के साथ इसे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 4 स्क्रीन 4 ऑप्शन, 4 स्क्रीन 4 मूवी, ठीक है। अब थिएटर वालों को क्या डिसाइड करना पड़ेगा? पीवीआर वालों को बोलो क्या डिसाइड करना पड़ेगा? उनके पास सिर्फ 4 जगह हैं। अगर उन्होंने मान लो एक ही मूवी को 4 की 4 स्क्रीन्स पर लगा दिया, तो बाकी मूवीज का क्या होगा? बाकी मूवीज का क्या होगा? कुछ हो पाएगा? मान लो आपने एक ऐसी मूवी लगा दी जो डिमांड में नहीं थी, चारों स्क्रीन पे आपने ऐसी मूवी लगा दी जो डिमांड में नहीं थी, प्लस जो डिमांड में मूवी थी वो आपने लगाई नहीं, तो इससे थिएटर वालों को लॉस होगा या नहीं होगा? होगा। अच्छा, अगर मान लो आपने हर एक मूवी का एक शो लगाया, तो क्या उससे भी काम बन पाएगा? एक शो ही लगा रहे हो आप सिर्फ हर मूवी का, तो बताओ उससे भी काम नहीं बन पाएगा। बाकी टाइम पे ऐसा होगा कि आपका थिएटर खाली जा रहा है, आपने लगाया ही नहीं शो। तो यहाँ उन्हें बहुत वाइजली डिसीजन लेना होगा। उन्हें यह डिसाइड करना होगा पहली बात कि कौन सी मूवी के शोज ज्यादा रखें। क्या करेंगे? कौन सी मूवीज के शोज ज्यादा रखें और किस किस टाइमिंग पर रखें, ये भी तो सोचना होगा, किस किस टाइमिंग पर रखें। और ये बात वो कैसे डिसाइड करेंगे? एक फीडबैक मिलेगा ना, जैसे पहला शो रिलीज होगा, एक फीडबैक मिलना शुरू हो जाएगा कि भाई कौन सी मूवी ऐसी है जो बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं, यानी कि जिसको देखकर लोग ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हैं। भाई मैं अगर किसी मूवी के लिए 500 रुपए की टिकट लेके खर्च कर रही हूँ, तो मैं ये देखूंगी ना कि मेरे 500 रुपए का मुझे फायदा हुआ भी नहीं हुआ, मेरे को मूवी ने इतना मजा दिया कि मेरे 500 रुपए का वर्थ है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी लोग बाहर निकलते हैं पीवीआर से, तो वो फर्स्ट जब शो होता है तो उनके फीडबैक लिया जाता है ना, तो कुछ लोग कहते हैं भाई पैसा वसूल मूवी थी, मजा आ गया, बार बार देखने वाली मूवी है। कुछ लोग ये बोलते हैं 1 टाइम वॉच है ना। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं अरे मत देखने जाना, बिल्कुल पैसा बेकार हो गया, एकदम पैसा डूब गया हमारा, बिल्कुल बेकार मूवी है। तो आप लोग ये जो फीडबैक दे रहे हो, तो आप पता क्या कर रहे हो? आपने जो पैसा भरा है ना, आपकी जेब से जो पैसा निकला है, आप उसको उसके बेनिफिट से कंपेयर कर रहे हो। और यही चीज पीवीआर वाला देखेगा
कि भाई लोगों को कौन सी मूवी को देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसी के शोज ज़्यादा लगाए जाएंगे, उन्हीं की टाइमिंग्स को ज़्यादा सेट किया जाएगा और बाकी के स्लॉट्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे। देखो मूवी तो उसने चारों ही चलानी है, पैसा तो उसको चारों मूवी से ही मिलेगा ना, मूवी चलाएगा तो वो चारों, लेकिन वो डिसीजन किस चीज़ का ले रहा है कि कौन सी लगानी है और कितने शोज में लगानी है। तो क्या हमारी इकोनॉमी भी पहली प्रॉब्लम में इसी बारे में बात नहीं कर रही है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, ये होता है ये, क्या बनाना है और कितना बनाना है। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे गवर्नमेंट का बजट बनता है। देखो गवर्नमेंट को हॉस्पिटल भी बनाने हैं, गवर्नमेंट को शॉपिंग मॉल्स भी बनाने हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट सिर्फ हॉस्पिटल्स ही बना रही है तो ठीक है, पब्लिक वेलफेयर तो हो गया, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ कैसे होगी, हमारे शौक कैसे पूरे होंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे इंक्रीज होगा, हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना। और मान लो अगर गवर्नमेंट सिर्फ शॉपिंग मॉल्स बनाए तो हॉस्पिटल्स ना बना दे, हॉस्पिटल का सारा पैसा शॉपिंग मॉल में लगा दे, तो पब्लिक वेलफेयर हो पाएगा क्या, लोगों का इलाज हो पाएगा, नहीं ना। तो देखो गवर्नमेंट ने जब ना बजट डिसाइड किया होगा तो बनाएगी तो दोनों, वो हॉस्पिटल भी बनाएगी, वो शॉपिंग मॉल भी बनाएगी, लेकिन कौन सा कितना बनाना है ये उसके सामने प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम क्यों है उसके सामने, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज कैसे हैं, लिमिटेड है। गवर्नमेंट बजट में हर एरिया को कितना पैसा मिलेगा वो फिक्स कर दिया जाता है कि देखो हम मेडिकल सर्विसेज के लिए 2 करोड़ रुपए दे सकते हैं, 200 करोड़ रुपए दे सकते हैं, हम शॉपिंग मॉल के लिए 500 करोड़ रुपए दे सकते हैं। तो वो लिमिटेड है ना, करोड़ सुनने में ज्यादा लग रहा है, ऊपर पूरी इकोनॉमी के बारे में बात हो रही है ना, पर है तो लिमिटेड। क्यों सोचना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो प्रॉब्लम इसीलिए आई क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं कि हमें उससे हॉस्पिटल भी बनाने हैं, हमें उससे शॉपिंग मॉल भी बनाने हैं। तो हमें आज यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी। किस चीज की चॉइस करनी पड़ेगी, कि क्या बनाए और कितना बनाए। समझ गए इस बात को, पहली प्रॉब्लम क्लियर, ठीक है, डेफिनेशन तो मैं लिखवा दूंगी। उसके बाद अगली प्रॉब्लम की बात करते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। अब मान लो हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर तुम्हारे स्कूल में एक फेस्ट है, उस फेस्ट में आप 200 सैंडविचेस बनाने वाले हो, या मान लो तुम्हारी खुद की एक दुकान भी है, तुम 200 सैंडविचेस बनाने वाले हो, तुमने यहाँ पर उसको बनाने के लिए 10 वर्कर रखे हुए हैं, ठीक है, 10 वर्कर। अब वो 10 वर्कर जब तुमने रखे हुए हैं तो काम तो हो रहा है, ऐसा तो नहीं होगा कि काम नहीं हो रहा होगा, काम तो हो रहा होगा, लेकिन काम कैसे हो रहा होगा, स्लो हो रहा होगा, मैनुअल वर्क चल रहा है ना। 200 सैंडविचेस बनाने हैं, 10 वर्कर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा स्लो काम तो चलेगा क्योंकि वो हर एक चीज़ को हाथ से करेंगे, मैनुअली करेंगे। बट वहीं पर अगर मैं सैंडविच मेकर मशीन खरीद लूँ तो, उसका यूज़ करूँ तो, बोलो, अगर सैंडविच मेकर मशीन हमने खरीद ली तो, एक होता है ना, एक हमारे घर में टोस्टर होता है, ग्रिलर होता है ना, ग्रिल सैंडविच जैसे बनाते हैं, और कई बार हम अपने तवे पर भी सेक लेते हैं भाई सैंडविचेस को। मान लो कभी वो इलेक्ट्रिसिटी वाला है, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है तो हमने उसको तवे पे भी सेक लिया। तो तवे पे सेकना इज योर मैनुअल वर्क। और एक क्या हुआ कि आपके पास सैंडविच मेकर है, टोस्टर मेकर है, आपने उसके अंदर लगाया, वो अपना काम कर रहा है, 5 मिनट में वो रेडी हो गया, है ना। तो इसका मतलब अगर आपने इस मशीन का इस्तेमाल किया तो एक तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी हाई रहेगी, प्लस आपका जो काम है वो किस हिसाब से होगा, वो फास्ट होगा। लेकिन एक चीज आपने देखी कि जब वो सैंडविचेस वर्कर बना रहे थे तो वो आपको इकोनॉमिकल पड़ रहा था, यानी कि वो आपको सस्ता पड़ रहा था, लेकिन उसी को अगर आपने सैंडविच मेकर से बनाया तो वो आपको महंगा पड़ रहा था। तो ये भी तो देखना पड़ता है, यानी कि बनाने की टेक्निक हमारे पास 2 है, और उन टेक्निक का नाम पता है क्या है, उन 2 टेक्निक में से एक टेक्निक का नाम तो होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है, जहां पर लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, और हमारे इकोनॉमिक्स में ना कैपिटल को के से डिनोट करते हैं, और हम मशीनों से कम काम करते हैं। के का मतलब क्या है, कैपिटल, कैपिटल मतलब मशीनें वगैरह, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या है, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा होगा और मशीनों का इस्तेमाल कम होगा। बट वहीं पे दूसरी टेक्निक का नाम क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है, जहां पर आप लेबर कम इस्तेमाल करते हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते, आप लेबर का कम इस्तेमाल करते हो, लेकिन आप मशीनों पे ज्यादा डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो यानी कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस देन, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, जहां आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप उस सामान को बनाओगे कैसे।
आपके पास दो टेक्निक से बनाने की, मशीनों से बनाना है, लेबर से बनवाना है। नाउ दैट इज अप टू यू कि आपके कौन सी सुटेबल टेक्निक है। अच्छा, एक रैशनल प्रोड्यूसर की तरह सोचो, एक वाइज प्रोड्यूसर की तरह आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करोगे? इसका जवाब ये नहीं है कैपिटल और लेबर, इसका जवाब ये जो सस्ती पड़ेगी। अगर मुझे सैंडविच मेकर से सैंडविच बनाना सस्ता पड़ रहा है तो मैं सैंडविच मेकर की टेक्निक यूज करूंगी। अगर मुझे लेबर से सस्ता पड़ रहा है तो मैं लेबर का ज्यादा इस्तेमाल करूंगी। भाई अल्टीमेटली एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है कि सस्ते में काम हो जाए, है ना? तो हम वो टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो हमें कैसी पड़ेगी? सस्ती पड़ेगी। क्लियर? ठीक है। अब तीसरी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी भाई हमारी? बोलो। फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मर्सिडीज ये किन लोगों के लिए बनाई गई है? रिच क्लास ऑफ पॉपुलेशन, मिडिल क्लास ऑफ पॉपुलेशन और लोअर क्लास ऑफ पॉपुलेशन? रिच क्लास लग्जरी कार्स में आती है तो डेफिनेटली रिच क्लास ऑफ पॉपुलेशन के लिए होगा। वहीं पे अगर मैं तुम्हें कहूँ ऑल्टो, ये किसके लिए है? मिडिल। तो क्या आपको आपके सवाल का जवाब नहीं मिल गया फॉर होम टू प्रोड्यूस कि आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो? आपका जो आपने व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड किया होगा ना, बेसिकली उसी ने आपके पिक्चर को क्लियर कर दिया होगा कि आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हो। अच्छा, चाहे रिच क्लास है चाहे मिडिल क्लास है, दोनों को ही आप क्यों दे पा रहे हो सामान? क्योंकि वो खरीद पा रहे हैं। भाई अगर मेरी परचेजिंग पावर मर्सिडीज खरीदने की है तो ही मैं खरीद पाऊंगी ना, और मेरी परचेजिंग पावर अगर ऑल्टो खरीदने के लिए तो ही मैं खरीद पाऊंगी। सो फॉर होम टू प्रोड्यूस, और मान लो मैं दोनों में से कुछ नहीं खरीद पा रही तो क्या ये जो प्रोड्यूसर है मेरे लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं? एक बंदे ने लैम्बोर्गिनी बना के मेरे सामने खड़ी कर दी कि लो मैम लैम्बोर्गिनी चला लो आप। मैंने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे हम, लेकर तो आओ यहाँ पर। और वो गाना भी था, मैंने सोचा वो गाना बनाऊंगी मैं, लैम्बोर्गिनी चलाए जाते हो, है ना, सानू भी झुट्टा दे दो, कितने कल्ले कल्ले जाई जाते हो। तो मैंने कहा कल्ले कल्ले जाई जाते, मैं भी बैठ जावा। तो मैं कैसे बैठ जावा? वो तो कहा कि मैडम पैसा लगेगा, खरीदनी पड़ेगी। मैंने कहा मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है, 10 रुपये रखे हैं, बस 10 रुपये में हो जाएगी क्या राइड? उसने कहा नहीं मैडम 10 रुपये में ऐसा नहीं कर सकते, आपको टेस्ट ड्राइव भी नहीं करा पाएंगे हम। तो मेरे लिए प्रोड्यूस नहीं करी ना उन्होंने वो लैम्बोर्गिनी। क्यों? मेरी परचेजिंग पावर नहीं है। समझे आप इस बात को? तो फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या कहता है? होम टू प्रोड्यूस का एक कीवर्ड यही है हमारे पास कि यू शुड हैव द परचेजिंग पावर। अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो दैट मीन्स इकोनॉमी आपके लिए प्रोड्यूस नहीं कर रही है, फिर तो वो पब्लिक सेक्टर आपके लिए सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, समझ आ गई ये बात आप लोगों को? पक्का? तो 3 प्रॉब्लम्स क्या है पहले एक बार जरा हम जोर जोर से बोलेंगे। व्हाट आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। नाउ व्हाट टू प्रोड्यूस किस चीज की प्रॉब्लम है? द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग अबाउट दी, बनाए क्या, और इन व्हाट क्वांटिटी, और किस क्वांटिटी में, और हाउ टू प्रोड्यूस किस चीज की है? चूजिंग अबाउट द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और अब मैं फोर्थ होम टू प्रोड्यूस के लिए अगर आपको वर्ड दूं, इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये प्रॉब्लम किस चीज से रिलेट करती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कि जिसकी जेब में जैसे जैसा पैसा गया होगा उसी हिसाब से तो वो बंदा खरीद पाएगा ना, उसी हिसाब से उसकी क्या बन पाएगी? परचेजिंग पावर। क्लियर? एनी डाउट? नहीं। तो चलो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग इसके नोट्स लिख लेते हैं। ठीक है, जितना आप पेपर में लिख कर आओगे। तो पहली प्रॉब्लम का नाम लिख लो, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो इसमें लिखेंगे इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, it is the problem of choice regarding which goods should be produced and in which quantities by and इकोनॉमी। दिख रहा है ना सबको?
इसके बाद लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमी हैज़ टू चूज between economy has to choose between consumer goods और कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स का आप लोग मुझे एक एग्जांपल दोगे भाई, क्या हो सकता है कंज्यूमर गुड्स? हाँ बिल्कुल कह सकते हो, आप कह रहे हो टूथपेस्ट, बटर, ये सब हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं। और कैपिटल गुड्स की अगर मैं बात करूँ तो मशीनरी, जैसे हमारे यहाँ ट्रक्स बन रहे हैं या किसी भी तरीके की मशीन्स बन रही हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, कैपिटल गुड्स है। तो एक इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ेगा ना कि कंज्यूमर गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स बनाएं। देखो क्या बिना ट्रक के और बिना टूथपेस्ट के काम चल पाएगा क्या? नमन, बिना टूथपेस्ट के कितने दिन तक काम चल पाएगा ना, है ना? तो नहीं चल पाएगा। चीज़ें तो हमें दोनों ही चाहिए, पर डिसाइड क्या करना है, कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम। ऐसे हमें इस चीज़ में भी चॉइस करनी पड़ सकती है कि हमें लग्जरीज ज़्यादा बनानी है या नेसेसिटीज़ ज़्यादा बनानी है। बनानी तो दोनों ही पड़ेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे दोनों तरीके की पॉपुलेशन है भाई। लोगों को कंफर्ट गुड्स भी चाहिए, लग्जरीज गुड्स भी चाहिए, लोगों को नेसेसिटीज़ गुड्स भी चाहिए। अगर आप सिर्फ नेसेसिटीज़ बना लोगे तो दूसरे हमारे जो जनता है उसका क्या होगा? हमें तो उनको भी सेटिस्फाई करना है ना, तो बनाएंगे तो हम दोनों, लेकिन हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा ज़्यादा और कौन सा कम। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या रास्ता निकाला हमने, तो उसके लिए लिखेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल कि कैसे आप लोग हमें से गाइड करोगे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इसमें लिखना है द इकोनॉमी विल चूज द कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट विल गिव मैक्सिमम satisfaction। That will give maximum satisfaction। ठीक है, डन। पीछे आप लोगों का हो गया, ठीक। सेकंड पॉइंट लिखिए। सेकंड पॉइंट क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें लिखो द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग techniques of production। The problem of choice regarding techniques of production, and there are two types of techniques। Number 1, capital intensive टेक्निक। कैपिटल को किससे डिनोट करते हैं भाई? हाँ, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको ऐसे के, और यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर कैपिटल का यूज़ ज़्यादा और लेबर का कम। और लेबर को किससे डिनोट करते हैं? एल से ही। ठीक है, सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जहाँ पर कैपिटल का यूज़ कम और लेबर का यूज़ ज़्यादा। ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो मान लो कोई एक शू मेकिंग
फैक्ट्री है, ठीक है। वो शू मेकिंग फैक्ट्री जो है उसने बहुत सारी लेबर रखी हुई है, बहुत सारी लेबर रखी हुई है, और उस लेबर से जब वो काम कराता है तो उसको कॉस्ट कैसी आती है, उसको आती है कॉस्ट लीस्ट कॉस्ट, ठीक है। और जब उसको लीस्ट कॉस्ट आती है तो बताओ क्या वो फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की तरफ जाएगा? नहीं, वो कौन सी टेक्निक की तरफ जाएगा? लेबर इंटेंसिव, ठीक है। अब इसका भी गाइडिंग प्रिंसिपल, भाई इसका भी सॉल्यूशन हम कैसे निकाल रहे हैं ये भी बताओ। तो लिखो इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल। आपको सारे टर्म समझ में आ रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने कुछ टर्म्स ना डिस्कस किए थे। अरे झूठ नहीं बोलना है, ठीक। चलो लिखो इसमें द इकोनॉमी विल चूज, द इकोनॉमी विल चूज दैट टेक्निक of production which will give least cost. Done. नेक्स्ट थर्ड लिखेंगे फॉर whom टू प्रोड्यूस। आपको पता है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ये जो सिंगल पॉइंट है ना, ये भी 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ज़रूरी नहीं है वो तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपसे पूछेंगे, 3 मार्क्स में सिंपल पूछ लेंगे कि सिर्फ हाउ टू प्रोड्यूस एक्सप्लेन करो, सिर्फ whom टू प्रोड्यूस एक्सप्लेन करो, या सिर्फ व्हाट टू प्रोड्यूस एक्सप्लेन करो। तो आपको आंसर उस तरीके से प्रेजेंट करना है कि 3 मार्क्स के लिए सफिशिएंट हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल ज़रूर ऐड करने हैं, जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल ऐड करोगे उतने ही आपके प्रेजेंटेशन इंप्रूव होती है और मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा 10 से जो 11th का पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाता है आपके प्रेजेंटेशन का। चलो इसमें लिखो दिस प्रॉब्लम relates to the selection of a category of people who will ultimately consume the goods, that is whether to produce for the rich or poor consumer। This is also known as distribution of income। अब इसमें और लिखना है, ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। दिस प्रॉब्लम इज कैटेगराइज्ड अंडर 2 मेन हेड्स। इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक का नाम है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन
और एक का नाम है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी लिख लो, समझाऊंगी मैं इसको भी। ठीक है, इसके अंदर आपने लिखना है हाउ नेशनल इनकम ऑफ आवर इकोनॉमी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग different groups of people। और फंक्शनल में लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट factors of production, different factors of production in the total national product, in the total national product of the country। इसके बाद में थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, फिर मैं गाइडिंग प्रिंसिपल लिख रही हूँ। मैं यहाँ पे ना एग्जाम्पल लिखवाऊंगी इनके नीचे, वो समझाते हुए लिखवाऊंगी। स्पेस छोड़ देना 3-4 लाइनों का। गाइडिंग प्रिंसिपल है द इकोनॉमी विल डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट among rich and poor on the basis of their contribution in the production। किसी का कुछ छूट तो नहीं गया? डन। तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूँ इस वाले प्रॉब्लम को। ये थोड़ी हमारी बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, पहली बात यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि ये प्रॉब्लम सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी की है। अब जैसे इसका एग्जांपल मैं चलो आपको एक और देती हूँ, थोड़ा सा इन जनरल एग्जांपल। मान लो कि एक टीचर अपनी क्लास में 40 चॉकलेट्स लेकर आई। ठीक है, 40 चॉकलेट्स वो लेकर आई हैं और उनकी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 है। अब भाई 40 चॉकलेट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं 60। अब जिसको मैम चॉकलेट नहीं देंगी वो बच्चा नाराज़ हो जाएगा। अब बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, उनके साथ अगर ऐसा भेदभाव होगा तो बच्चे तो कहेंगे कि मैम ये तो गलत बात है, आपने हमें तो नहीं दी, आपने उनको दे दी। अब ऐसे में मैम ने एक सॉल्यूशन निकाला कि एक काम करते हैं, डिसाइड करते हैं, कैटेगरीज बनाते हैं। जो बच्चा रोज टाइम से आएगा उसे चॉकलेट मिलेगी। मैं टेस्ट ले रही हूँ, जो बच्चा उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा मैं उसको चॉकलेट दूंगी। जो बच्चा टाइम से अपनी नोटबुक चेक कराएगा मैं उसको चॉकलेट दूंगी। यानी कि आपके हाथ में कुछ बांटने के लिए था, आपने उस बांटने वाली चीज के लिए कैटेगरीज बना दी कि कैसे सिलेक्ट करूं, सबको तो नहीं दिया जा सकता। तो जो उस काम को पूरा करेगा उसको वो चीज मिल जाएगी, है ना। और जब हमने इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी वो बांटने वाली चीज क्या है? इनकम। क्या है वो बांटने वाली चीज? इनकम।
तो यहाँ पर हमने यही देखो चीज लिखी हुई है, दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ द पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। मैम भी तो ये डिसाइड कर रही है ना कि हु विल कंज्यूम द चॉकलेट, और उन्होंने इसको कि वो कौन कैसे उसको कंज्यूम करेगा उसके लिए उन्होंने कुछ कैटेगरीज का सिलेक्शन कर दिया है। दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस फॉर द रिच और द पुअर। रिच को राइस लिखा मैंने, तुमने बताया भी नहीं यार, तुमने क्या लिखा है, तुमने क्या लिखा है अपने में देखो पहले। अच्छा जो मैंने लिखा है वही लिखा है, ठीक कर लो उसको, ठीक है, कि रिच के लिए है या पुअर के लिए है। अच्छा इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर क्या बांटा जा रहा है, इनकम को ही बांटा जा रहा है। अब इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन करने के दो तरीके हैं, एक तरीका है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन और एक तरीका है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको पता है हमारी एक नेशनल इनकम होती है ना। नेशनल इनकम का मतलब वो पैसा जो हम अपने देश में कमा रहे हैं प्लस कुछ पैसा हम बाहर के देश से भी कमाते हैं ना, तो जब दोनों को प्लस कर देते हैं तो क्या बन जाती है, नेशनल इनकम। अब यही नेशनल इनकम ही तो हम सब में बटी हुई है, हम सब मतलब तुम तो भी बेरोजगार हो, जितने रोजगार वाले लोग हैं, जो लोग काम करते हैं मेहनत करते हैं ना। अभी तुम कौन सा काम करते हो, तुम तो अभी एसेट्स लाइबिलिटी पढ़ ली है, कॉमर्स वाले बच्चे नहीं पढ़े, चलो कोई बात नहीं, तुम तो फिलहाल अभी लाइबिलिटी हो अपने मम्मी पापा की, बहुत परेशान कर रहे हो उन्हें भी, अभी वो तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पता नहीं तुम उन्हें रिटर्न दोगे या नहीं दोगे, ये नहीं पता उन्हें फ्यूचर में। तो बेसिकली ये हमारी जो नेशनल इनकम है यही हमारे देश में अलग अलग ग्रुप्स में बटी हुई है। मान लो हमारे देश में एक मैनेजर है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। मान लो हमारे देश में एक मैनेजर है, वो 2 लाख रुपए लेता है। एक वर्कर है, वो हमारे नेशनल इनकम में से 20,000 लेता है। एक कोई ऑनर है जो बिजनेस चलाता है और उस बिजनेस में उसको 10 लाख का प्रॉफिट होता है। तो देश की जितनी भी इनकम है, मैडम जी आई वॉन्ट फुल अटेंशन प्लीज, 1 घंटा मेरे को देना है अटेंशन सारा, अगल बगल वालों को नहीं देना, ना आगे वालों को, ना पीछे वालों को, ना बराबर वाले को, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर एक देश की जितनी भी इनकम है, उस देश की इनकम का जो भी हिस्सा अलग अलग लोगों में बटा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो मैंने पर्सनली नाम लिखे ना उनके, मैनेजर, वर्कर और ऑनर, ठीक है, ये तो हो गया पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, बांटने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, काम के हिसाब से बांटो, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल मतलब फंक्शन। अब आपको एक चीज और मैं बताती हूँ, ये बात आपको तब तक याद रखनी है जब तक आप अपनी जिंदगी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि जब भी एक काम करते हैं ना, फैक्टर्स, जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग इस नाम से याद रखते हैं, हम बोलेंगे उनको सेल। क्या बोलेंगे उनको, सेल। सेल में सी होता है कैपिटल, ई होता है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बिजनेस को चलाता है। एल फॉर लैंड, और दूसरे वाला एल क्या है, लेबर। हमेशा ध्यान रखना, जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तब तक आपको पता होना चाहिए, कोई भी पूछे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इस सीरीज में याद रख लो या फिर सेल की तरह याद रख लो, ठीक है। मतलब ये जो मैंने सीरीज बताई ऐसी बुक में लिखा होता है, हमने उसको शॉर्ट में याद करना है सेल की तरह, ठीक है। अब ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, इन्हीं को ही ये कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लैंड की, अगर आपने किसी की लैंड किराए पर ली है, मतलब लैंड किसी की आप इस्तेमाल करते हो तो उसके ऊपर क्या पे करते हो, रेंट। यानी कि लैंड ने फंक्शन परफॉर्म किया और उस फंक्शन के ऊपर उसको कौन सी इनकम मिली, रेंट। आपकी फैक्ट्री में लेबर काम करती है, लेबर को क्या देते हो, सैलरी नहीं मिलती बेटा, सैलरी तो हम जैसे मजदूरों को मिलती है, एम्प्लॉइज को, जो फैक्ट्री में काम करते हैं मजदूर, उनको क्या मिलती है, वेजेस। वेजेस मतलब जो दिहाड़ी के हिसाब से, पर डे के हिसाब से मिलती है, ठीक है। अच्छा, हम जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं, मैंने आराध्य के मोमो वाले बिजनेस में पैसा लगाया, तो मैंने क्या कहा, आराध्य आप मुझे बदले में क्या दो, एक तरीके का लोन दे दिया ना, पैसा इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, तो क्या लूंगी बदले में, इंटरेस्ट। तो कैपिटल ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया, फाइनेंस का, और उसके बदले में क्या मिला, इंटरेस्ट, ठीक है। अब हमारे आराध्य जी अपना ये जो स्टार्टअप चला के बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं ये, उस बिजनेस में क्या कमाते होंगे, प्रॉफिट, ठीक है। तो ये होते हैं 4 फंक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसके बदले में जो इनको इनकम मिल रही है, दिस इज नोन एज द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। कि आप अपनी इनकम को देखो 2 तरीके से बांटने का तरीका है, या तो इस तरीके से बांट रहे हो, या आप अपने पैसे को किस तरीके से बांट रहे हो, उनके फंक्शंस के हिसाब से, ठीक है। तो हमारी इस वाली प्रॉब्लम के अंदर वो यही कहते हैं
कि हम लोग इकोनॉमी के अंदर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे करेंगे कि हम अपने आउटपुट को रिच और पुअर सबके बीच में बांटेंगे। देखो भाई, हम सबके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ रिचर क्लास ऑफ पॉपुलेशन के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम तो सबके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। बांटने का तरीका क्या रहेगा? जिसका जितना कंट्रीब्यूशन होगा। और कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सीधे सीधे बेसिकली अगर मैं बहुत ही सरल शब्दों में बोलूं तो दिस इज ऑलवेज रिलेटेड टू द परचेजिंग पावर। तुम्हारी परचेजिंग पावर ऑल्टो खरीदने की है तो तुम ऑल्टो खरीदोगे, हम बना रहे हैं तुम्हारे लिए ऑल्टो भी। तुम्हारी परचेजिंग पावर मर्सिडीज खरीदने के लिए तो तुम मर्सिडीज खरीदोगे, हम बना रहे हैं तुम्हारे लिए वो भी। ठीक है, बात समझ आ गई? तीनों प्रॉब्लम्स क्लियर हैं आप लोगों को? इज देयर एनी डाउट? नहीं। तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग एंड करें। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, तो प्लीज़ घर जाके जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है उसमें से एक बार इसको रीड जरूर करना, और अगर कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में पूछना। ठीक है? ओके।